वेलकम गाइस। जैसा कि हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर से पूछे जाने कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो जिसका पार्ट नंबर सेकंड आज हम क्लियर करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ जैसे कि आपको कल बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो यहाँ पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। क्यों? क्योंकि याद रखिए, अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हो, अगर आप टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो, आप ये पता करना चाहते हो कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है, क्या हमारा जो वैल्यू है, मतलब हमारी तैयारी अच्छे से है या फिर नहीं है, या फिर आप केवल यही सोच के बैठे हो तो हमारी तो अच्छी ये तैयारी है, हमें तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये जब ही पता चलेगा जब आप कोई टेस्ट दोगे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का कोर्स है, एक कंप्लीट कोर्स भी आपको कुछ टाइम में वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे आसानी से वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो और आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का कंप्लीट कोर्स है ये कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस है, तो आपको समझाने की तो इनमें कोई ज़रूरत है नहीं, बस आपको यहाँ पर ये तरीका बताया जा रहा है वन लाइनर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि आप कैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, किस लेवल पे, या फिर कैसे क्वेश्चंस को आपको याद करना चाहिए। किसी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए, ये सभी जानकारी याद रखिए आपको केवल वन लाइनर से मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखिए कुछ सीरीज़ें ऐसी है जो कि वन लाइनर से संबंधित है। ठीक है, और अगर आप याद रखिएगा वन लाइनर से इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए भी एक अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जितने भी क्वेश्चन है वन लाइनर के, अगर आप चाहते हो कि हमें केवल वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हड्डियों तथा मृदु ऊतकों की कोशिकाओं के गुणन हेतु आवश्यक है, तो होता है याद रखिएगा फास्फोरस। मतलब आपको ये तो पता होगा कि याद रखिएगा हड्डियाँ है जो कि सख्त होती है, लेकिन इन्हें सख्त बनाने का कार्य जो किया जाता है, किन की सहायता से किया जाता है, ये किया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस की सहायता से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि सीताफल, बादाम, नींबू, फालसा, केला, अमरूद अच्छे स्रोत किसके होते हैं, तो ये होते हैं याद रखिएगा कैल्शियम के। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम की मात्रा अच्छी किन किन फलों में पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है, जैसे कि सीताफल हुआ, बादाम हुआ, नींबू हुआ, फालसा हुआ, केला हुआ और अमरूद हुआ। तो इन जितने भी यहाँ पर फल के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, ये सभी किसके स्रोत होते हैं, कैल्शियम के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है पपेन किस फल से प्राप्त होता है। याद रखिएगा पपेन किस फल से प्राप्त होता है, और ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम कल भी करवाए थे कि याद रखिएगा पपेन से संबंधित याद रखिएगा 2 या 3 पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए कि सबसे पहले पपेन किस फल से तैयार किया जाता है, तो पपीता के कच्चे फल से, पपीता के कच्चे फल से पपेन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि याद रखिएगा पपीते का जो यूज़ है, मतलब इसका जो उपयोग है, ये किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो यूज़ है ये किया जाता है पेट से संबंधित रोगों के निदान करने के लिए। और पपेन किस प्रकार का होता है, याद रखिएगा वाइट लिक्विड होता है। क्या होता है, वाइट लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसका भी आप ज़रूर याद रखें। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पपेन पपीता के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका जो यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है पेट से संबंधित रोगों के निदान करने के लिए। और अगर आपसे पूछता है पपेन कैसे दिखता है, मतलब ये होता क्या है, तो याद रखिएगा ये होता है एक वाइट लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में किन फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा नींबू वर्गीय फल। राजस्थान में जितने भी जो नींबू वर्गीय फल है उनका अच्छा खासा उत्पादन होता है, इसलिए उनका अच्छा स्थान यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बच्चों में सूखा रोग किस खनिज तत्व की कमी से होता है, तो वो होता है याद रखिएगा कैल्शियम की कमी से होता है। किससे होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए एक बेसिक नॉलेज के लिए भी, और ये क्वेश्चन भी आपको याद रखिए एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे मान लीजिए कोई ऐसे ही पूछ लेता है, ये तो कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपको कोई जीके के तौर पर ही पूछ लेता है कि आपके जो मुँह में छाले होते हैं ये क्यों होते हैं, या फिर ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण क्या होता है, मुँह में छाले हो जाते हैं। और यहाँ पर लगभग सभी स्टूडेंट को छाले तो कभी ना कभी तो हुए हुए होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे खासे जानते हो कि छाले होते क्या हैं, छालों से बैन भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो प्रॉब्लम आती है छालों की, ये क्यों आती है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से छाले हो जाते हैं, तो याद रखिएगा ये होती है विटामिन B6 की। और B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है।
विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखिएगा, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। और अगर मान लीजिए कोई रोग हो रहा है तो उसका हमें निदान भी करना है, मतलब उसे हमें वापस ठीक भी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, आंवला या फिर आंवले का सेवन कराएंगे। आंवला को कैसे सेवन कराएंगे, जैसे कि इस एक का मान लीजिए हमने मुरब्बा तैयार कर दिया तो मुरब्बा को हम खिलाएंगे या फिर खाएंगे। ठीक है, अगर कोई रोग हुआ है तो उसका निदान भी तो हम ही करेंगे ना, हमें ठीक भी होना। अगर मान लीजिए हम कोई रोग हो रहे हैं, हमें कोई रोग ग्रसित है तो उसे हमें ठीक भी करना होगा, हमें ठीक भी होना होगा। तो याद रखिए, अगर मान लीजिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है तो इसके लिए क्या करेंगे, याद रखिए, इसका अगर आपको कंट्रोल करना है, इसका अगर आपको निदान करना है तो हम क्या करेंगे, आंवले का सेवन कराएंगे या फिर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है, तो होता है आंवला होता है। इसके साथ साथ जब भी ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिए, आपको 4 पॉइंट हमेशा याद आने चाहिए। कौन कौन से, कि विटामिन सी सर्वाधिक किसमें होता है, बारबेडस चेरी में होता है। बारबेडस चेरी से कम आंवले में होता है। आंवले से कम विटामिन सी अमरूद में होता है। और अमरूद से विटामिन सी नींबू वर्गीय फलों में होता है। ठीक है, जब भी अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन सी की मात्रा किन किन में फलों में पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, फिर सर्वाधिक किस में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा होती है बारबेडस चेरी में, उससे कम किस में होती है, आंवले में, आंवले से कम किस में होती है, अमरूद में, और अमरूद से कम किस में होती है, नींबू वर्गीय फलों में होती है। ठीक है, चारों पॉइंट को क्रमशः आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा, जो विटामिन सी की है ये घटती हुई मात्रा है, मतलब सबसे ज़्यादा बारबेडस चेरी, उससे कम आंवला, उससे कम अमरूद और उससे कम नींबू। ठीक है, आई थिंक याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेलाग्रा मतलब गंजापन किस विटामिन की कमी से होता है। अब ये भी क्वेश्चन आपको एक जीके के तौर पर, और याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो इसका भी आपको याद रखना होगा कि जो पेलाग्रा या जो गंजापन होता है किस विटामिन की कमी से होता है, ये होता है, याद रखिएगा, विटामिन B5 की कमी से होता है। किससे होता है, विटामिन B5 की कमी से होता है। और यही आज का आपका क्वेश्चन भी रहेगा कि जो विटामिन B5 होता है, और कल भी आपको ये क्वेश्चन हमने करवाया था हॉर्टिकल्चर के फर्स्ट क्लास में कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। सभी डायरेक्ट कमेंट करेंगे, लाइव चैट में कोई भी नहीं करेगा, तो जल्दी से जाइए डायरेक्ट कमेंट कीजिए कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक निर्यात किया जाने वाला फल कौन सा है। तो वो कैसा, याद रखिएगा, आम को, मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है, इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात का मतलब है किसी बाहरी देश से, किसी विदेश से मान लीजिए, या फिर कोई बाहरी देश है तो उसे यहाँ लाना, मतलब किसी बाहरी देश से हमारे देश में लाना आयात कहलाता है। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी प्लांट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आयात और निर्यात। बस ये वर्ड आप समझ लीजिए एक बार कि आयात और निर्यात। आयात का मतलब है, मान लीजिए कोई सा भी विदेश है, विदेश में याद रखिए सभी आ जाते हैं, भारत को छोड़ के जितने भी देश हैं ना, अगर हम मान लीजिए वहाँ से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई वहाँ पर हम कोई सामग्री ले रहे हैं, कोई वहाँ पर हम कुछ भी मटेरियल ले रहे हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, याद रखिएगा, जो कि हमारे देश में लाए जा रहे हैं, बाहर से हमारे देश में लाए जा रहे थे, इसे बोला था, याद रखिए, इम्पोर्ट। आयात का मतलब इम्पोर्ट, और निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, मतलब हमारे देश से अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कि आम को ही यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर आम का ज़्यादा उत्पादन लिया जा रहा है तो यहाँ पर जो आम का उत्पादन हो रहा है इसे हम बाहरी देश में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, याद रखिए, ये कहलाता है एक्सपोर्ट, मतलब निर्यात करना। आयात का मतलब है यहाँ पर लाना, और निर्यात का मतलब है यहाँ से भेजना। ठीक है, दोनों वर्ड आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस में सर्वाधिक लोहा तत्व पाया जाता है। और लोहा तत्व के हमने आपको 2 या 3 वर्ड बताए थे कि लोहा तत्वों को याद रखिएगा, फेरस, आयरन या लोहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीनों वर्ड एक के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फल या सब्जी है जिसमें
लोहा की मात्रा, आयरन की मात्रा, फेरस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो याद रखिएगा ये होती है करौंदा व पालक में होती है। किस में होती है? करौंदा व पालक में लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य का फल उत्पादन सर्वाधिक है। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं फल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर लिया जाता है, तो ये लिया जाता है महाराष्ट्र में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है? महाराष्ट्र में लिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ड्रिप सिंचाई मेथड सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा जहाँ पर फल का उत्पादन ज़्यादा लिया जाएगा वहीं पर तो हम ड्रिप सिंचाई का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों का क्वेश्चन का एक ही राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा फल उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, तो महाराष्ट्र में लिया जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिंचाई का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो भी आपका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा महाराष्ट्र में ही किया जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जिसमें आपसे पूछा गया है कि बेर प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो बेर है ये कहाँ के प्रसिद्ध है? ये तो आप सभी को ही पता होंगे। याद रखिएगा चौमुखी प्रसिद्ध है। बेर कहाँ के प्रसिद्ध है? चौमुखी बेर। कैसे याद रखोगे इसे? चौमुखी बेर, क्योंकि चौमुखी बेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पौधे खरीदते समय पौधे की आयु कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर याद रखिएगा जैसे कि मान लीजिए कोई हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एक होती है नर्सरी, एक होता है हमारा मेन उद्यान या मेन फील्ड है। तो इस उद्यान में लगाने से पहले हम क्या करते हैं, किसी भी नर्सरी से, कोई भी वो नर्सरी हो सकती है याद रखिएगा जिससे हम पौधे को खरीदते हैं, कोई सी वो वैरायटी हो सकती है, कोई सा भी वो प्लांट हो सकता है जिसे हम खरीद रहे हैं, सभी नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसे हम नर्सरी से अगर खरीद रहे हैं तो इसकी कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो इसकी याद रखिएगा कम से कम अगर हम बात करें तो 1 से 2 वर्ष, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए जिसे हम खरीद रहे हैं, जिस पौधे को हम खरीद रहे हैं, तो उसकी आयु होनी चाहिए कम से कम 1 से 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि फल वृक्ष की उम्र ज्ञात की जाती है। अगर मान लीजिए कोई फल वृक्ष है जिसे हम परचेज कर रहे हैं, जिसे हम खरीद रहे हैं, तो उसकी उम्र का हम कैसे आकलन करेंगे, उसको कैसे हम एस्टिमेट करेंगे कि इसकी एज क्या हो चुकी है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको मेथड दे रखा है, याद रखिएगा संकुर शाखा या सायन से हम उसका पता लगा सकते हैं। किससे? संकुर शाखा से। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिए एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है संकुर शाखा और सायन। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा 2 पॉइंट होते हैं, एक तो सायन होता है, एक होता है रूट स्टॉक। तो सायन होता है याद रखिएगा पौधे का ऊपर वाला पार्ट, और रूट स्टॉक होता है जो कि नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला का पार्ट का मतलब यहाँ पर है याद रखिएगा रूट वाला। रूट स्टॉक मतलब जो रूट वाला पोर्शन है जहाँ पर जड़ी आती है, जिस पार्ट में जड़ी आती है उसे बोला जाता है रूट स्टॉक या मूल वृंत। क्या बोला जाता है इसे हिंदी में? मूल वृंत। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है सायोन होता है जिसे संकुर शाखा बोला जाता है। ये कौन सा वाला पार्ट होता है? जहाँ पर फल वगैरह लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि नर्सरी में पौधों की ग्रेडिंग किसके अकॉर्डिंग की जाती है। तो ये क्वेश्चन शायद आपको कल भी बताया गया था कि अगर मान लीजिए आप कोई पौधा खरीद रहे हो, अगर आप कोई पौधा खरीद रहे हो याद रखिएगा नर्सरी से, तो सबसे पहले आप उसकी पहचान करोगे कि पौधा अच्छा है या फिर नहीं है। ठीक है, ये तो आप नहीं करोगे ना कि सड़ा गला पौधा भी आप उठा लाओगे, ऐसा तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपकी मनी वेस्ट हो, आपका टाइम वेस्ट हो, ये तो आप चाहोगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, याद रखिएगा सबसे पहले ये जांच करोगे ये पौधा अच्छा है या फिर नहीं है। तो इसकी जो पहचान की जाती है याद रखिएगा जो पौधा होता है उसके तने की मोटाई वो उसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग की जाती है। कोई भी पौधा है अगर आपको उसकी पहचान करनी है तो आप कैसे करोगे, याद रखिएगा उसकी मोटाई व ऊंचाई से हम कर लेंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि पौधा स्वस्थ है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ग्रेडिंग करेंगे, उसके बाद में हम उसे जांचेंगे कि वो 1 से 2 साल का है या नहीं है, और उसके बाद में हम उसे परचेज करेंगे, उसे हम खरीदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के पौधों को निकालते समय सर्वाधिक सावधानी रखनी चाहिए। क्या पूछा गया है कि किस प्रकार के पौधों को निकालते समय। अब ये निकालते कहाँ पर से हैं, याद रखिएगा नर्सरी से ही निकालते हैं। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर क्वेश्चंस है नर्सरी से ही संबंधित है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप पौधा खरीद रहे हो तो उसे आप पहले उखाड़ोगे भी तो सही ना। अगर कोई वो नर्सरी में लगाया हुआ है तो वहाँ से आप उसे लोगे, मतलब अगर मान लीजिए वो कोई पन्नी में लगाया हुआ है या फिर कोई फील्ड में लगाया हुआ है तो वहाँ से आप उसे निकालोगे। तो जो सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखी जाती है वो रखी जाती है, याद रखिएगा सदाबहार पौधों में। किस में रखी जाती है? सदाबहार पौधों में रखी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नर्सरी में पौध निकालने से पूर्व सिंचाई करने से क्या होता है। एक संपूर्ण प्रोसेस यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से हम संपूर्ण प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई उद्यान लगाना चाहते हो तो इसके लिए आप पौधों को खरीदोगे। क्या करोगे, आप पौधों को खरीदोगे। तो इन पौधों को खरीदने से पूर्व या उनके बाद में आपको क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बार आपको एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आप नर्सरी से पौधे खरीद रहे हो तो इसके लिए हम सिंचाई करेंगे, लेकिन क्यों। तो इससे एक ही लाभ होगा कि अगर मान लीजिए आप कोई पौधा निकाल रहे हो तो इससे क्या होगा, उनकी जड़ें नहीं टूटेगी, उनकी जड़ें नहीं टूटेगी और हमारा जो पौधा है वो सूखेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें पहले हम सिंचाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सतह पर पौधों को उखाड़ते समय कुछ पत्तियां कम कर देते हैं। क्या करते हैं, कुछ पत्तियां हम कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जल की हानि कम होती है। कैसे, अगर मान लीजिए कोई पौधा है, अगर मान लीजिए कोई पौधा है जिसके 6 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं, 6 पत्ते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको ये तो पता है कि याद रखिएगा, पत्ते क्या करते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते हैं, जिससे क्या होगा, पौधे में जो भी मान लीजिए नमी की मात्रा है, जो भी पानी की मात्रा है वो कम पड़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी कमी को याद रखिए हम कंट्रोल करेंगे, ताकि हम मान लीजिए 1 या 2 दिन हमें ट्रांसफ़र करने में लग रहा है, कोई पौधे को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जिसको हम मान लीजिए दूर परचेज़ कर रहे हैं, जैसे कि लखनऊ वगैरह जाते हैं, हमारे क्षेत्र से भी लखनऊ वगैरह से लाते हैं पौधे वगैरह, तो उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 से 2 दिन का तो वैसे लग ही जाता है। तो उसी को यहाँ पर मान के चलिए कि अगर मान लीजिए आप कोई पौधा कर रहे हो, परचेज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको लगाने में 1 या 2 दिन का समय आपको लग गया, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें एक तो 6 उसमें पत्तियाँ है, एक पौधा ऐसा है जिसमें 6 पत्तियाँ है, एक पौधा ऐसा है जिसमें केवल 2 पत्तियाँ है, वो 2 पत्तियों से भी याद रखिए अपना भोजन बना सकता है। क्यों, क्योंकि वो शुरुआत में छोटा पौधा होता है, अर्थात उसे भोजन की कम आवश्यकता है। लेकिन एक है उसी एज का है, उसमें कितने पत्ते हैं, 6 पत्ते हैं। तो अब यहाँ पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो 6 पत्ती वाला है ये पानी जल्दी ख़त्म करेगा या फिर 2 पत्ती वाला जल्दी ख़त्म करेगा। पौधों को छोड़ दीजिए, आप तो व्यक्ति की मान लीजिए, कोई स्टूडेंट की मान लीजिए, जब आप नहाते हो, मान लीजिए यहाँ पर एक बाथरूम आपको दे रखा है जिसमें 6 स्टूडेंट नहा रहे हैं और एक बाथरूम ऐसा है जिसमें केवल 2 स्टूडेंट नहा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो 6 स्टूडेंट वाला है वो पानी जल्दी ख़त्म कर देंगे, जबकि जो 2 पत्ती है मतलब 2 स्टूडेंट है वहाँ पर पानी ख़त्म जल्दी नहीं होगा बजाय 6 स्टूडेंट के। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर लिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई पौधे में 6 पत्तियाँ हैं तो उसके जल की हानि है ये ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत 2 पत्ती वाले पौधे से। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो अनर्गल मतलब जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उन पत्तियों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हम उन्हें हटा देते हैं, जिससे क्या होगी, पानी की हानि है वो कम हो जाए। ठीक है, और जो पौधा है वो जीवित रहे, मतलब 1 या 2 दिन भी अगर लग जाए तो कोई दिक्कत ना हो, पौधा जीवित रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि यदि पौधों को कुछ दिन बाद लगाना हो इन्हें रख जाना चाहिए। क्या पूछा गया है कि यदि पौधों को कुछ दिन बाद में अगर हमें लगाना है तो उन्हें कहाँ पर रखा जाना चाहिए। अब 1 से 2 दिन है, आपको पौधे भी रखने हैं, इनके बाद में आपको वहाँ पर लगाने हैं खेत में या उद्यान में, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक विशेषता दी गई है, मतलब आपको क्या करना चाहिए, 45 सेंटीमीटर गहरी खाई खोद देनी चाहिए और वहाँ पर छाया होनी चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें पौधे लगाने के लिए याद रखिएगा 45 सेंटीमीटर हमें कोई गड्ढा तैयार कर देना चाहिए, जहाँ पर क्या होना चाहिए, छाया होनी चाहिए। ठीक है, तो उनमें याद रखिएगा जो भी हमने पौधे परचेज़ किए हैं उन सभी को रख देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पादपों में प्रवर्धन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो प्रवर्धन है मतलब जो प्रोपेगेशन की क्रिया है, जो प्रोपेगेशन की क्रिया होती है प्लांट्स में, ये किसके या फिर कौन कौन सा मेथड यूज़ होता है, याद रखिएगा दोनों ही प्रकार के, मतलब लैंगिक भी हम यूज़ कर सकते हैं और अलैंगिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। लैंगिक का मतलब याद रखिएगा केवल बीज से पौधे तैयार करना। ठीक है, लैंगिक जो प्रजनन होता है मतलब जो भी यहाँ पर प्रवर्धन की आशा है लैंगिक, तो इसमें क्या होता है, केवल बीज के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अलैंगिक, तो अलैंगिक में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए आप ग्राफ्टिंग करते हो, आप कलीकाइन करते हो, तो ये जितने भी जो मेथड है जैसे कि ग्राफ्टिंग हुआ, कलीकाइन हुआ, तो ये सारे मेथड किसके होते हैं, याद रखिएगा अलैंगिक जनन के ही मेथड होते हैं।
ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड याद रखिएगा हम पौधों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि लैंगिक परिवर्तन में काम में लेते हैं। तो ये तो अभी आपको पॉइंट बताया था कि लैंगिक परिवर्तन में याद रखिए हम बीज से नया पौधा तैयार करते हैं। क्या करते हैं? बीज से नया पौधा हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीज द्वारा या लैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसे पौधा से याद रखिएगा बीजू पौधा। मतलब ऐसा पौधा जो कि बीज से तैयार किया गया है उसे क्या बोला जाता है? बीजू पौधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से पौध तैयार करने की सरल व कम खर्चीली विधि कौन सी है? तो याद रखिए, अगर मान लीजिए आप विनियर ग्राफ्टिंग यूज़ कर रहे हो, आप कोई कलिकाइन विधि यूज़ कर रहे हो, तो इनमें आपको कॉस्ट लगाने की ज़रूरत है। लेकिन एक विधि ऐसी है, मतलब बीज आप लाए और बीज को हमने लगा दिया, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें नहीं लग रही है। इसलिए याद रखिएगा सबसे कम खर्चीली विधि कौन सी होती है? याद रखिएगा लैंगिक विधि। मतलब बीज के द्वारा अगर हम कोई पौधा तैयार कर रहे हैं तो उससे हमारी कॉस्ट है ये सेव हो जाएगी, बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पौधे में केवल बीज द्वारा ही प्रवर्धन किया जा सकता है? तो होते हैं याद रखिएगा पपीता व फालसा, जिनमें हम याद रखिएगा अलैंगिक प्रवर्धन विधि के जो भी मेथड हम उनको यूज नहीं कर सकते। केवल इनमें याद रखिएगा बीज के द्वारा ही एक नया पौधा तैयार किया जा सकता है, जैसे कि पपीता व फालसा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस विधि द्वारा तैयार पौधे कठोर व प्रतिकूल दशाओं से अधिक सहनशील होते हैं? तो होते हैं याद रखिएगा लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा हुए हुए पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि वानस्पतिक प्रवर्धन करने हेतु किस विधि से मूलवृंत तैयार किया जाता है? तो ये क्या है याद रखिएगा बीज द्वारा। ठीक है, जो मूलवृंत तैयार किया जाता है, जो जड़ वाला जो पोर्शन है, ये जो तैयार किया जाता है, ये किससे तैयार किया जाता है? बीज से तैयार किया जाता है। किससे किया जाता है? बीज से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस विधि द्वारा तैयार पौधों में फलन देरी से होता है? मतलब जो फलन की जो प्रोसेस होती है, मतलब उसमें फल लगने स्टार्ट होते हैं तो ये काफ़ी देर से लगते हैं, इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कौन सी विधि है? याद रखिए वो होती है लैंगिक प्रवर्धन विधि। अर्थात जो पौधा बीज से तैयार किया गया है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है फल आने में। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ, मतलब इसकी तुलना अगर हम बात करते हैं अलैंगिक विधि से, तो अलैंगिक में ये नहीं होता। अलैंगिक में बहुत जल्द क्या होता है, उनमें फलन लग जाने, मतलब फल लगने की जो प्रोसेस होती है, फलन ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस फल वृक्ष में लैंगिक प्रवर्धन संभव नहीं है? तो होता है केला हुआ, बेदाना हुआ, अंगूर हुआ। मतलब इनमें अंगूर नहीं बीज नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कौन से फल वृक्ष है जिनमें लैंगिक प्रवर्धन नहीं किया जा सकता? मतलब इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, इनमें याद रखिएगा लैंगिक प्रवर्धन नहीं कर सकते, जैसे कि केला हुआ, बेदाना हुआ और अंगूर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कुछ जातियों में एक ही बीज से बहुत से पौधे निकल आते हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? कुछ जातियों से एक ही बीज से बहुत सारे पौधे निकल आते हैं, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? याद रखिएगा उसे बोला सा है बहुभ्रूणता। क्या बोला सा है उसे? बहुभ्रूणता, जिसमें क्या होता है एक बीज से अनेक पौधे तैयार हो जाते हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, इसके साथ साथ यार शेयर तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास का बेनिफिट और यूज़ कर पाए। ठीक है, तो जल्दी से यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो कर ही लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर क्लासेस हमारी मिलती रहे।